वो राज्य एक बहुत छोटा राष्ट्र था। दक्षिण स्वर्ग के अन्य छोटे राष्ट्रों की तरह इसके लोग पूर्वी देशों के महान तांग 2 और चांगयान 3 की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा न केवल राजा के मन में थी, बल्कि झाओ राज्य के सभी विद्वान भी करते थे। वे इसे देख सकते थे, मानो वे राजधानी तांग मीनार के ऊपर खड़े हों। ओह कितनी दूर! यह अप्रैल न तो बहुत ठंडा था, न ही चिलचिलाती गर्मी। हल्की हवाएं जमीन को छू रही थीं। उत्तरी सीमा की कियांगदी बांसुरियों से गुजरते हुए महान तांग की भूमि पर बह रही थीं। गोधूली के आकाश के नीचे यह कोहरे जैसी धूल को उठाती हुई, घूमती हुई, मुड़ती हुई झाओ राज्य के दाकिन पर्वत तक पहुंची। फिर यह एक युवक पर पड़ी जो वहां पहाड़ की चोटी पर बैठा था। वह एक दुबला-पतला युवक था, एक लौकी पकड़े हुए और एक साफ नीले रंग का विद्वान का वस्त्र पहने हुए। वह लगभग 16 या 17 वर्ष का लग रहा था। वह लंबा नहीं था और उसकी त्वचा कुछ सांवली थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखें बुद्धिमत्ता से चमकती थीं। फिर भी उसकी सारी बुद्धिमत्ता उसके चेहरे की भौहों में छिपी हुई थी। वह खोया हुआ सा लग रहा था। फिर से फेल उसने आह भरी। उसका नाम मेंगहाओ था, जो युंजी काउंटी का एक औसत छात्र था, जो पहाड़ की तलहटी में स्थित था। सालों पहले उसके माता पिता लापता हो गए थे और संपत्ति के रूप में ज्यादा कुछ नहीं छोड़ गए थे। शिक्षा महंगी थी, इसलिए वह लगभग पूरी तरह से कंगाल हो गया था। मैंने लगातार 3 साल इंपीरियल परीक्षाएं दी हैं। उस पूरे समय में मैंने ऋषियों द्वारा लिखी गई किताबें तब तक पढ़ी जब तक मुझे उल्टी आने को नहीं हुई। शायद यह मेरे लिए सही रास्ता नहीं है। आत्महीनता से भरकर उसने लौकी की बोतल की ओर देखा। उसकी आंखें उदास थीं। अधिकारी बनने और अमीर बनने का मेरा सपना बस दूर होता जा रहा है। मुझे तो ग्रेट टैंग तक पहुंचने की कोशिश करना ही छोड़ देना चाहिए। छात्र होना कितना बेकार है, वह फूट फूट कर हंसा। खामोश पहाड़ की चोटी पर बैठा, हाथ में लौकी को निहारता हुआ, वह और भी ज्यादा खोया हुआ लग रहा था। उसे डर लगने लगा। भविष्य में वह क्या करेगा? वह कहाँ जाएगा? शायद कोई उच्च पदस्थ अधिकारी उसमें रुचि लेगा, या कोई खूबसूरत युवती, या फिर वह साल दर साल परीक्षाएं देता रहेगा। प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। वह अभी किशोर ही था और खो जाने का यह एहसास उसे किसी विशाल अदृश्य मोह की तरह निगल गया था। उसे सचमुच डर लग रहा था। शहर के शिक्षक भी चांदी के कुछ टुकड़े ही बना पाते हैं। यह तो अंकल वांग की बढ़ी की दुकान से भी बदतर है। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं उनसे कुछ बढ़ीगिरी के हुनर सीख सकता था। कम से कम तब मैं आज की तरह भूखा तो नहीं मर रहा होता। वह कुछ देर चुप रहा। मेरे पास घर पर ज्यादा खाना या पैसा नहीं बचा है। मुझे स्टीवर्ड झो को चांदी के 3 सिक्के देने हैं। मैं क्या करूं? उसने सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा, नीला और भव्य। वह इतना विशाल था कि उसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपना भविष्य नहीं देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद मेंगहाओ ने सिर हिलाया और अपने लबादे से एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने उसे ध्यान से पढ़ा, लौकी की बोतल में रखा, फिर उठकर लौकी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पहाड़ के नीचे एक चौड़ी नदी बहती थी, जो सर्दियों में कभी नहीं जमती थी और कहा जाता था कि यह ग्रेट टैंग तक बहती थी। मेंगहाओ पहाड़ की चोटी पर खड़ा लौकी की बोतल को नदी में बहते हुए देख रहा था। वह बिना पलक झपकाए देखता रहा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसे अपनी माँ और बचपन की खुशियां मिल गई हों। लौकी में उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें और भविष्य की उम्मीदें थीं। शायद किसी दिन कोई उसे उठाएगा, खोलेगा और नोट पढ़ेगा। मैं चाहे कुछ भी करूं, पढ़ाई करूं या काम, मैं जीता रहूंगा। यही उसका व्यक्तित्व था, बुद्धिमान और दृढ़निश्चयी। अगर वह ऐसा न होता
तो अपने माता पिता के जाने के बाद वह जिंदा नहीं रह पाता। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, उसकी आंखों में जिद्दीपन गहराता जा रहा था। वह पहाड़ से नीचे उतरने ही वाला था। ठीक उसी क्षण उसने पास की एक चट्टान से एक धीमी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज हवा के साथ बह रही हो। जैसे ही वह मेंगहाओ के कानों के पास से गुजरा, वह लगभग इतना धुंधला था कि उसे ध्यान ही नहीं आया। बचाओ बचाओ। मेंगहाओ एक पल के लिए चौंक कर रुका, फिर ध्यान से सुनने लगा। जैसे जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, मदद के लिए पुकारती आवाज की आवाज और तेज होती गई। बचाओ। वह कुछ कदम आगे बढ़ा जब तक कि वह लगभग चोटी के किनारे तक नहीं पहुंच गया। जब उसने किनारे पर झांका तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसका शरीर चट्टान के बीच में एक दरार से बाहर निकला हुआ था। डर और हताशा से भरा पीला चेहरा, वह मदद के लिए पुकार रहा था। तुम मेंगहाओ हो, है ना? मदद करो विद्वान मेंग, मेरी मदद करो। वह एक किशोर था। जैसे ही उसने मेंगहाओ को देखा, उसने आश्चर्य और खुशी व्यक्त की, क्योंकि उसे एक निराशाजनक स्थिति में अचानक आशा मिल गई थी। वांग यूकाई मेंगहाओ की आंखें उस युवक को देखते ही चौड़ी हो गईं। वह अंकल वांग का बेटा था, जो शहर में बढ़ीगिरी की दुकान के मालिक थे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? नदी का बहाव इतना तेज था कि अगर आप उसमें गिर जाते तो मरने की संभावना लगभग 90% थी। सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास के शहरों के और भी लोग हैं, वांग यूकाई ने उत्साह से कहा। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। भाई मेंग, अब बात मत करो, बस हमें बाहर निकलने में मदद करो। शायद वह बहुत देर से दरार से बाहर लटका हुआ था। उसके हाथ हवा में लटक रहे थे, और अगर उसके हमवतन जिन्होंने उसकी कमीज पकड़ी न होती तो वह फिसलकर चट्टान से नीचे गिर जाता। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। गहाओं को खतरे का एहसास हुआ। लेकिन आज वह अकेले पहाड़ पर चढ़ा था, और उसके पास रस्सी भी नहीं थी। वह किसी को कैसे बचा सकता था? उसी क्षण उसने मुड़कर देखा कि पहाड़ की ढलान रतन की बेलों से ढकी हुई थी। कमजोर होने के बावजूद उसे रतन की एक लंबी बेल ढूंढने में 2 घंटे लग गए। सांसें फूलती रहीं, वह रतन को घसीटते हुए चट्टान तक ले गया। वांग का नाम पुकारते हुए वह झुका और रतन को चट्टान से नीचे उतारा। तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम वहां कैसे पहुंचे, मेंगहाओ ने बेल को नीचे उतारते हुए कहा। उड़कर ये शब्द वांग यूकाई ने नहीं, बल्कि उसके बगल वाली दरार से अपना शरीर बाहर निकाला एक और युवक ने कहे थे। यह लड़का जिंदादिल और बुद्धिमान लग रहा था, और ऊंची आवाज में बोल रहा था, बकवास। तुम उड़ सकते हो। मेंगहाओ ने रतन की बेल को थोड़ा ऊपर खींचते हुए मजाक किया। अगर तुम यहाँ नीचे उड़ सकते हो तो वापस ऊपर क्यों नहीं उड़ जाते? उसकी बकवास मत सुनो, वांग यूकाई ने कहा। उसे साफ तौर पर चिंता थी कि मेंगहाओ रतन बेल को वापस नीचे नहीं उतारेगा। हमें एक उड़ने वाली औरत ने पकड़ लिया था। उसने कहा था कि वह हमें किसी संप्रदाय में नौकर बनाने के लिए ले जाएगी। और बकवास, मेंगहाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। केवल किंवदंतियों के अमर ही ऐसा कर सकते हैं। कौन इस पर विश्वास करता है? उसने जो किताबें पढ़ी थीं, उनमें अमर लोगों से मिलने के बाद अमीर बनने वाले लोगों की कहानियां थीं, लेकिन वे सब झूठ थीं। जैसे ही रतन दरार के पास पहुंचा, वांग ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी मेंगहाओ को अचानक अपनी पीठ के पीछे ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसके आसपास के तापमान से ऐसा लग रहा था कि सर्दी लौट आई है। वह कांप उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, फिर चीखा और शून्य में आगे बढ़ा, चट्टान से गिरने लगा। उसने एक औरत को देखा था जो चांदी के लंबे लबादे और पीले चेहरे वाली थी, उसे घूर रही थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था।
वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे एक ऐसी ठंडक फैल रही थी मानो वह अभी अभी किसी कब्र से रेंगकर निकली हो। कभी कभी जब आपको कुछ खास गुणों वाली चीजें मिल जाती हैं, तो यह बस किस्मत होती है। जब उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, तो ऐसा लगा जैसे हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हों। इस औरत में किसी अजीब सी शक्ति थी, और जब मिंग हाओ ने उसकी आंखों में देखा, तो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया, मानो वह उसे देख सकती हो, मानो वह उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता। उसके शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन हिलाई, और अचानक हरी हवा का एक झोंका मिंग हाओ को उठा ले गया। वह उसके साथ चट्टान से नीचे उतर गया। उसका दिमाग खाली हो गया। जब वे दरार के पास पहुंचे, तो औरत ने हाथ हिलाया और उसे अंदर फेंक दिया। वह औरत हिलना बंद कर दिया, और हरी हवा भी रुक गई। वांग और उसके 3 दोस्त डर के मारे पीछे की ओर भागे। महिला वहीं खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। उसने अपना सिर उठाया और रतन की बेल की तरफ देखा। मेंग हाओ इतना घबरा गया था कि कांपने लगा था। वह जल्दी से इधर-उधर देखते हुए उठ खड़ा हुआ। दरार ज्यादा बड़ी नहीं थी, बल्कि काफी संकरी थी। अंदर कुछ ही लोगों के होने के बावजूद ज्यादा जगह नहीं थी। उसकी नजर वांग और 2 दूसरे युवकों पर पड़ी। एक तो होशियार था, दूसरा साफ सुथरा और हट्टा कट्टा। दोनों कांप रहे थे, मानो किसी भी पल डर के मारे रो पड़ेंगे। मेरे पास एक आदमी कम था, पीले चेहरे वाली महिला ने कहा। अब उसने रतन की बजाय मेंग हाओ को देखा। मैं तुम्हें भी उनके साथ डाल दूंगी। तुम कौन हो? मेंग हाओ ने अपना डर छिपाते हुए पूछा। वह एक पढ़ा लिखा और मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। डर के बावजूद उसने खुद पर काबू रखा और घबराया नहीं। महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया, और हरी हवा फिर से प्रकट हुई। उसने सभी युवकों को ऊपर उठा लिया, और वे महिला के साथ गुफा से बाहर उड़कर आकाश में उड़ गए। वे गायब हो गए। पीछे केवल दाकिंग पर्वत रह गया। वह सीधा और ऊंचा, गोधूली के अंधेरे में विलीन होता हुआ खड़ा था। मेंग हाओ के चेहरे से खून सूख गया। उसने खुद को हरी हवा में आकाश को पार करते हुए देखा। जैसे ही वह जमीन से ऊपर उड़ा, हवा उसके मुंह में चली गई, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। उसके दिमाग में एक शब्द आया, अमर। उसने अपनी सांस उतनी देर तक रोकी जितनी सामान्यतः 10 बार सांस लेने में लगती है, जब तक कि वह और नहीं रोक सका। फिर वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि वे एक पहाड़ के आधे रास्ते पर हरे पत्थरों से बने एक चबूतरे पर उतर आए थे। और भी लहरदार पहाड़ उन्हें घेरे हुए थे। बादल और कोहरा छा रहे थे। यह निश्चित रूप से नश्वर दुनिया नहीं थी। आसपास के पहाड़ों की खूबसूरत चोटियां बहुत अजीब लग रही थीं। वांग और दूसरे युवक डरे हुए और कांपते हुए जाग गए। वे उस महिला की पीठ को घूर रहे थे। उसके सामने 2 साधक खड़े थे, जिन्होंने लंबे हरे वस्त्र पहने हुए थे। वे लगभग 20 साल के लग रहे थे। उनकी आंखें और उनकी पुतलियां धसी हुई थी। डरावनी हरी थीं। बहुत बढ़िया काम, बड़ी बहन जू, उनमें से एक ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। आपको 4 प्रतिभाशाली बच्चे मिल गए। इन्हें नौकरों के क्वार्टर में ले जाओ, महिला ने कहा। उसका चेहरा ठंडा था। वह मेंग हाओ और बाकी लोगों की तरफ देख भी नहीं रही थी। अचानक उसका पूरा शरीर बदल गया। वह इंद्रधनुष बन गई और फिर पहाड़ों में गायब हो गई।